गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति। आज हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। देखिए, सबसे पहली बात है, आज हम भारत की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे। भारत की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक देश की एक विदेश नीति होती है। प्रत्येक देश की एक विदेश नीति होती है और उस नीति के अनुसार ही उसे शासन चलाने का अधिकार है। उस नीति के अनुसार ही उसे शासन चलाने का अधिकार है। विदेश नीति मूल रूप से एक राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से उसके क्या व्यवहार है, इन तमाम बिंदुओं के बारे में अपन आज व्यापक अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संवैधानिक कि जो संवैधानिक परिप्रेक्ष्य है, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य। देखिए, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य का मतलब ये है, हमारे संविधान में है नीति निर्देशक तत्व। हमारे संविधान में क्या है? हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है ना, ये हमने कौन से देश से लिए थे? ये नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए। अब आगे है ये तत्व हमारे संविधान के कौन से भाग में है? तो देखिए, भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद की बात करें ना, तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर 51 तक हमें इन तत्वों का व्यापक उल्लेख मिलता है। और आर्टिकल जो 51 है, आर्टिकल 51 में इसका उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 51 में भारत की विदेश नीति का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 51 में भारत की विदेश नीति का उल्लेख मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति का उल्लेख मिलता है। संविधान का अनुच्छेद जो 36 से लेकर 51 तक है, इस सब में किसका उल्लेख मिलता है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। ये तत्व हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। और ये तत्व संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं और ये तत्व है कौन से देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। और इसीलिए इन तत्वों को अपन क्या कहते हैं? डीपीएसपी। इन तत्वों को क्या कहता है? डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक जो तत्व है ना, ये हमारे संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में। भाग 4 में कौन सा आर्टिकल है? 36 से लेकर 51 तक इन तत्वों का व्यापक उल्लेख मिलता है। अब देखिए, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 51 है, 51 में क्या लिखा है? 51 में शांति। 51 में लिखा है शांति व सुरक्षा। 51 में क्या लिखा है? शांति व सुरक्षा। और इसी शांति व सुरक्षा की बात कौन करता है? भारत की विदेश नीति में कही गई। अब देखिए, कई बार यह प्रश्न आता है कि भारत की विदेश नीति है ना, विदेश नीति का जनक कह दो, विदेश नीति का निर्माता कह दो। विदेश नीति का जनक या निर्माता किसे कहा जाता है? जनक या निर्माता मतलब से पंडित जवाहरलाल नेहरू को विदेश नीति का निर्माता कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत की विदेश नीति का निर्माता कहा जाता है। अब देखिए, आगे मूल बात यह है कि भारत की जो विदेश नीति है ना, विदेश नीति किस पर आधारित है? विदेश नीति की मुख्य आधार क्या है? विदेश नीति के मुख्य आधार स्तंभ क्या है? इन्हीं आधार स्तंभ की हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ कोटेशन याद रखने हैं। नेपोलियन बोनापार्ट क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन जो बोनापार्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट ने भारत की विदेश नीति के बारे में एक विशेष बात कही थी। इन्होंने कहा था नेपोलियन बोनापार्ट ने कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल पर निर्भर करती है। किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल पर निर्भर करती है। इसके अलावा देखिए, डॉक्टर एएस मोदे, एक विद्वान हुआ है डॉक्टर एएस मोदे। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि संधि और समझौते तोड़े जा सकते हैं, परंतु भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रहता है।
संधि और समझौते तोड़े जा सकते हैं, परंतु भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रहता है। ये बात किसने कही थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल पर निर्भर करती है। इन्होंने कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल पर निर्भर करती है। किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल पर निर्भर करती है। किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल पर निर्भर करती है। देखिए, किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल पर निर्भर करती है, और ये बात भारत के संदर्भ में बिल्कुल क्या है, सही है। ये बात भारत के संदर्भ में सही है। जैसा कि आपको ध्यान होगा, भारत के उत्तर में क्या है, उत्तर में है हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत, और भारत के पूर्व में क्या है, इधर है बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, इधर है अरब सागर। इधर क्या है, अरब सागर, और नीचे क्या है, नीचे है हिंद महासागर। नीचे क्या, हिंद महासागर। तो अरब सागर, हिमालय पर्वत, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में भारत है। भाई इनके बीच में क्या है, इनके है, अपन फॉर्मूले कहते हैं, ये क्या है, ये भारत का मैप है, और ये क्या है, भारत है। कहने का मतलब है इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। दक्षिण में हिंद महासागर। अब देखिए बात क्या है कि ये जो मूल रूप से देखा जाता है कि मध्य में ना, मध्य में क्या है, भारत है, और भारत प्राकृतिक रूप से क्या सीमांकित है, भारत प्राकृतिक रूप से सीमांकित है। कहने का मतलब यह है कि भारत प्राकृतिक रूप से सीमांकित है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है, अरब सागर है, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो बात कही थी कि किसी भी देश की विदेश नीति, किसी भी देश की विदेश नीति किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल पर निर्भर करती है। कहने का मतलब यह है कि भूगोल अपने आप को कसकर पकड़े रहता है, कि किसी भी देश की विदेश नीति उसकी भूगोल पर निर्भर करती है। डॉक्टर एड्स मोदी ने कहा था कि संधि और समझौते तोड़े जा सकते हैं, परंतु भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रहता है। संधि और समझौते तोड़े जा सकते हैं, परंतु भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रहता है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी मूल रूप से किसने? ये बात मूल रूप से किसने कही थी? ये बात डॉक्टर एड्स मोदी ने कहा था कि संधि और समझौते तोड़े जा सकते हैं, परंतु भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रहता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जैसे अब भारत की जो विदेश नीति है ना, विदेश नीति पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? भारत की विदेश नीति पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? देखिए, भारत की विदेश नीति पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? नेहरू का है, क्योंकि नेहरू भारत के क्या थे? नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले क्या थे? भारत के पहले विदेश मंत्री थे, सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? सर्वाधिक कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। इन्होंने विश्व को एक संदेश दिया था, कौन सा दिया था? पंचशील का दिया था। इसके अलावा इन्होंने गुट निरपेक्षता की अवधारणा दी थी। इसके अलावा इन्होंने साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध किया था। इसके अलावा इन्होंने समाजवाद की स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने एशियाई एकता की बात की थी। इसके अलावा इन्होंने जो बांडू सम्मेलन है
बांडुंग सम्मेलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के पहले विदेश मंत्री, सर्वाधिक कार्यकाल, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन, गुप्त व्यवस्था की नीति का आयोजन, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, समाजवाद की स्थापना, एशियाई एकता का सपना, बांडुंग सम्मेलन। ये जो नीतियां हैं, इन तमाम नीतियों को उजागर करने में, इन तमाम नीतियों को क्रियान्वित करने में किसका योगदान था? वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का विशेष योगदान था। और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत की विदेश नीति का क्या कहा जाता है? भारत की विदेश नीति का जनक कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत की विदेश नीति का जनक कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि भारत में जो विदेश नीति है, भारत की विदेश नीति स्पष्ट तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देशन में चल रही है। आई बात समझ में? अब देखिए, आपको ध्यान होगा, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश में जब पहली बार आम चुनाव हुआ था 1952, तो 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। ये कौन सा चुनाव हुआ था? ये चुनाव हुआ था भारत का पहला आम चुनाव। और इसके बाद देखिए 1967 में कौन सा चुनाव हुआ था? चतुर्थ आम चुनाव हुआ था। 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ था। और चौथे आम चुनाव में ये जो समय है, का समय, ये समय कौन सा है? ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू का समय। ये किसका समय है? ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू का समय। कहने का मतलब ये है 1952 से लेकर 1967 तक, ये है जो मूल समय ना, ये किसका समय है? ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू का समय। और इस समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति को चमकाने का प्रयास किया, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो। हमें इस बात का आगाज होना चाहिए कि भारत वास्तव में क्या है? भारत वास्तव में रियल अर्थों में क्या है? विश्व गुरु है। भारत को वास्तविक अर्थों में सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या भारत की विदेश नीति है, विदेश नीति पर क्या भूगोल का प्रभाव आपको दिखाई देता है क्या? देखिए, इसका अध्ययन हमने कर लिया था। भारत की विदेश नीति पर क्या भूगोल का प्रभाव दिखाई देता है? देखिए बिल्कुल देता है। अब देखिए अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, देखिए पंचशील पर आधारित नीति। पंचशील पर आधारित नीति, देखिए इसका मतलब क्या है? पंचशील पर आधारित नीति, इसका मतलब यह है कि 29 अप्रैल 1954 को पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। तो पंचशील के सिद्धांत कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है अनाकरण, दूसरा है हस्तक्षेप, तीसरा है विश्व बंधुत्व, चौथा है भाई अनाकरण, हस्तक्षेप, विश्व बंधुत्व, चौथा है पारस्परिक लाभ की भावना, और पांचवा है एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान। ये है पंचशील के 5 सिद्धांत। देखिए इनका आयोजन किसने किया था? इनका जो प्रतिपादन हो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका प्रतिपादन किया था। नेहरू का मानना था कि प्रत्येक देश को, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि प्रत्येक देश को इन नीतियों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक देश को इन नीतियों का अपनी विदेश नीति में इनको स्थान देना चाहिए, ताकि विश्व में जो अशांति फैली हुई है, विश्व में जो उपद्रव फैला हुआ है, इस उपद्रव को समाप्त करके एक नया समाजवाद, एक नई विदेश नीति, एक शांति आधारित विदेश नीति को स्थापित किया जा सके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अनाकरण, हस्तक्षेप, विश्व बंधुत्व, पारस्परिक लाभ की भावना, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना, ये हैं पंचशील के 5 सिद्धांत। और इनका सबसे पहली बार प्रयोग
देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका सबसे पहली बार जो प्रयोग हुआ, सबसे पहली बार प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहां पर किया गया था? वो किया गया था भारत और चीन के बीच, और भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया था। किस बात को लेकर? तिब्बत समस्या को लेकर। तिब्बत समस्या को लेकर दोनों राज्यों के मध्य क्या हो गया था? विवाद हो गया था, और इस विवाद के लिए दोनों राज्यों के मध्य क्या हुआ? एक 20 वर्षीय समझौता हुआ। एक 20 वर्षीय समझौता हुआ, और भारत और चीन के बीच में 29 अप्रैल 1954 को पहली बार क्या हुआ? पहली बार समझौता हुआ। आई बात समझ? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे भारत और चीन के संदर्भ में मैंने आपको बता दिया था, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चीन के कौन थे? चीन के थे चाउ एन लाई। और चीन के कौन थे? चाउ एन लाई। भारत से जवाहरलाल नेहरू थे और चीन से थे चाउ एन लाई। दोनों के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, और दोनों के मध्य पंचशील के सिद्धांतों को दोहराया गया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सिद्धांतों का पहली बार प्रयोग किया गया, और दुनिया में शांति की स्थापना की गई, आतंकवाद जैसी शक्तियों को विनाश किया गया। अब देखिए बात करते हैं, ये हमारा है पंचशील का सिद्धांत। अब है आगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, टॉपिक का नाम है गुट निरपेक्षता पर आधारित विदेश नीति। देखिए गुट निरपेक्षता, आपको ध्यान होगा कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? कि दोनों गुटों से अपने आप को अलग रखना। भाई दो गुट कौन से थे? गुट निरपेक्षता का मतलब होता है गुट निरपेक्षता। इसका अर्थ होता है कि दोनों गुटों से अपने आप को अलग रखना। दोनों गुटों से अपने आप को अलग रखना, और ये नीति क्या कहलाती है? ये नीति गुट निरपेक्षता कहलाती है। देखिए आपको ध्यान होगा, भारत जब आजाद हुआ था, भाई भारत जब आजाद हुआ, कब हुआ था भारत आजाद? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजाद हुआ ना, तो भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत या तो यूएस से, भारत या तो अमेरिका की तरफ जाए, या भारत यूएसएसआर, या भारत रूस की तरफ जाए। तो जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि भारत क्या करे? या तो अमेरिका के हितों की पालना करे, या रूस के हितों की पालना करे। लेकिन भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा कि दोनों गुटों से अपने आप को अलग रखना है। दोनों गुटों से अपने आप को अलग रखना है, और एक नए तीसरे रास्ते का निर्माण करना है, और एक नए रास्ते का निर्माण करना है। और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ये क्या है? इसको कहते हैं नेम। क्या कहते हैं भाई? नेम। और नेम का मतलब क्या होता है? नेम का मतलब होता है गुट निरपेक्षता। नेम का क्या होता है? गुट निरपेक्षता। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नेम यानी कि गुट निरपेक्षता, नेम यानी कि गुट निरपेक्षता। देखिए इसको निर्मित करने में 5 नेताओं का योगदान था। सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मिस्र से कौन थे? मिस्र से नासिर। तीसरा है घाना से कौन है? एन क्रोमा। चौथा है इंडोनेशिया से राष्ट्रपति सुकर्णो। और पांचवा है यूगोस्लाविया से मार्शल टिटो। तो भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से नासिर, घाना से क्वामे नक्रुमा, इंडोनेशिया से सुकर्णो, और यूगोस्लाविया से कौन? मार्शल टिटो। तो इन 5 नेताओं ने मिलकर किसका निर्माण किया? इन 5 नेताओं ने मिलकर पूर्ण रूप से एक नया आंदोलन खड़ा किया, एक नई रूपरेखा तैयार की, और वो नया आंदोलन क्या है? गुट निरपेक्षता। उसका नाम क्या है? गुट निरपेक्षता। कि दुनिया में एक नया संदेश दिया, और वो संदेश क्या है? गुट निरपेक्षता।
गुट व्यवस्था को परिभाषित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? इन 5 नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत से जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से नासिर, घाना से नक्रुमाह, इंडोनेशिया से सुकर्णो और यूगोस्लाविया से मार्शल टिटो। ठीक है, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी एक नई वीडियो के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।